नमस्कार, ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका खेलो दिमाग से मैं आपका स्वागत है और हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में। जैसा कि मैंने वादा किया था शाम 7 बजे आपसे मिलेंगे, बिल्कुल पहुंच चुके हैं। हम इंतजार कर रहे हैं मुरली कार्तिक भी दुबई से हमारे साथ जुड़े जिससे कि हम बात कर सके। अब जो थोड़ी देर बाद मुकाबला होने वाला है केकेआर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। वैसे सनराइजर्स हैदराबाद का सन तो राइज हुआ नहीं, पहले ही टीम बाहर हो चुकी है, लेकिन जैसा कि मुरली कार्तिक पिछली बार जब मिले थे ये टीम खेल रही थी, उन्होंने कहा था ये टीम केले की छिलके की तरह है, इसमें अगर पांव पड़ गया तो फिसल सकते हैं। तो केकेआर को आज फिसलना नहीं है, इस मुकाबले को जीतना है। लेकिन फिलहाल एक और मुकाबला चल रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि पंजाब किंग्स जो है आज किंग्स साबित नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां पर अगर बात करें आरसीबी की तो विराट कोहली ने जबरदस्त वापसी की है शुरुआत के बाद। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मुकाबला जो चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेडिक्शन क्या हो सकती है हमारे एक्सपर्ट की। मुकाबला किस तरफ जाते हुए लग रहा है मनीष बाजी? आरसीबी 16 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, चांसेस बढ़ जाते हैं और इसीलिए हम बार बार बात करते हैं कि जिस तरह की पिचेस हैं, जिस तरह की शारजा में पिच है, अगर पिच से मदद है तो पहले बैटिंग करें, एक दबाव बना रहता है ऑपोजिशन के ऊपर, क्योंकि इतनी बढ़िया शुरुआत के बाद जैसे ही विकेट गिरी केएल राहुल की तो तभी लगने लगा कि अब मैच फंस गया, क्योंकि ये पिच ऐसी नहीं है कि जहां पर कि कोई भी बैट्समैन आते ही शॉट्स खेलना शुरू कर दे। थोड़ा सा वक्त बिताने की जरूरत है और फिर 20 ओवर्स की क्रिकेट में इतना टाइम मिलता नहीं। सो जो सेट बैट्समैन थे उनमें से एक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, 20वें ओवर तक खेले और मैच को खत्म करके आए, लेकिन दोनों ओपनर्स आउट हो चुके। बिल्कुल बिल्कुल, हम अगले मैच की तरफ भी चले। थोड़ा सा एक प्रेडिक्शन आपसे भी, क्योंकि अब 18 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है, 5 विकेट बाकी है लेकिन पंजाब किंग्स के पास बहुत मुश्किल है पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि जो उनके प्रमुख बल्लेबाज जो फॉर्म में बल्लेबाज थे वो लगभग सब पवेलियन, लेकिन शाहरुख और अच्छा माकरम भी आउट हो गया। हाँ, माकरम भी आउट हो गए। नहीं तो फिर माकरम एक बहुत बड़ी टीम के जो गेम आखिरी तक जाता है, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल लगा पंजाब के लिए। ये दोनों नए खिलाड़ी आज ही मुझे तो आज शायद खेल रहे हैं, आज उनको मौका मिला है। बिल्कुल इतना आसान नहीं होगा पंजाब के लिए यहाँ पर मैच जीतना। तो चलिए, यहाँ पर तो पक्का जो है जो मुहर लगना तय है यहाँ पर कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विराट कोहली की टीम जो है वो प्लेऑफ से पहुंच जाएगी आज की शाम कुछ देर बाद। लेकिन अब कुछ देर बाद जो मुकाबला होने वाला है उसकी बात करते हैं, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स मॉर्गन बनाम केन विलियमसन। और अगर देखें यहां पर तो केन विलियमसन का पलड़ा काफी हल्का रहा है, इतिहास गवाह है यहां पर कि ज्यादा मैचेस केकेआर ने जीते हैं। और इस मुकाबले में अगर बात करें, कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक लो स्कोरिंग मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीता था पिछला, और मॉर्गन के बल्ले से तो रन पूरा सूखा पड़ा हुआ है वहां पर। लेकिन इस मैच में हम उम्मीद कर सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स आरपी फिसलेगी तो नहीं यहां पर आज? आप कह सकते हैं क्योंकि उनका खेलने का तरीका थोड़ा अच्छा रहा, सेकंड लेग में काफी अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। और एक जो समस्या मुझे तो आंद्रे रसल वो इस टीम का पार्ट नहीं है, इसकी वजह से ब्रेंडन मैकलम का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि ऐसे में बैलेंस बनाना, एक जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आपका वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं रहता है तो आप में टीम को बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, खासतौर से ऑलराउंडर। तो उसके बावजूद भी उनके खिलाड़ियों में क्षमता है जो ये मैच जीत सके, कि एसआरएच जो सामने वाली टीम है वो इतना अच्छा नहीं कर रही है। बिल्कुल, सीधा दुबई चलते हैं क्योंकि हमारे एक्सपर्ट मुरली कार्तिक भी जुड़ गए हैं और ग्राउंड जीरो से उनसे हम विश्लेषण करते हैं कि क्या उनकी सोच है, क्या उन्हें दिख रहा है वहां पर। कार्तिक, आप जब पिछली बार मिले थे तो सनराइजर्स हैदराबाद तब भी खेल रही थी और मैंने जिक्र किया आपके उस बड़े मजेदार बात की कि आपने सनराइजर्स हैदराबाद को एक ऐसी टीम कहा था जैसे वो केले का छिलका होता है, उस तरीके से आप फिसल सकते हो उसमें। तो यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स आपको क्या लग रहा है, कहीं फिसलेगी या मार के आगे निकल जाएगी आज? देखिए, दो टीमें हैं, एक को कुछ खोना नहीं है और दूसरे को बहुत कुछ पाना है। और आपको जब कुछ खोना नहीं होता, आप अपने कभी पर्सनल प्राइड के लिए खेलते हैं और आप यही देखते हैं कि हमारे पास कुछ आगे कुछ है नहीं, तो एक अलग फ्रीडम से कभी कभी इंसान खेल जाता है। जो डाउट्स रहते हैं दिमाग में, जो आशंकाएं रहती हैं वो नहीं रहती। जबकि केकेआर की अगर आप बात करें तो ऐसे मौके, केकेआर और किंग्स, पंजाब किंग्स ऐसी दो टीमें हैं जिसके पास मौके बड़े हैं पर उन्होंने काफी चीजों को गंवाया है और सामने बहुत कुछ है खोने को, क्योंकि आपकी खुद की गलतियों की वजह से आपने कुछ मैचेस गंवाए हैं और अब आप ऐसे दबाव में हैं कि आपको मस्ट विन है। और एक दूसरी और ऐसी टीम है जो बिल्कुल कोने में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे, और पिछले मैच में भी अगर आप बात करें तो उन्होंने कुछ अजीब से बदलाव किए थे, क्योंकि 4 आउट एंड आउट बॉलर्स के साथ गए। वेंकटेश अय्यर पे बहुत दबाव था। बहुत फर्क पड़ता है किसी यंग प्लेयर के लिए, जब आप 6, 7वें बॉलर होते हो, वो ऑप्शन या विकल्प के रूप में होते हो, तो आप अलग तरीके से आप पे दबाव होता है। जब आपको एक फ्रंटलाइन बॉलर की तरह देखा जाता है टी20 में, तो आप अलग दबाव में आप खेलते हो। और खासकर टी20 में हम हमेशा कहते हैं कि बॉलिंग में आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, क्योंकि किसको मार पड़ जाए कुछ पता नहीं। तो कुछ जो थॉट प्रोसेसेस हैं केकेआर के, उन्होंने थोड़ा अचंभित किया है इस साल। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर इस केकेआर की टीम की बात करें तो काफी कुछ दांव पर है और ये
निश्चित तौर पर जो पार्ट 2 यानी कि दूसरे चरण में आई, जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया है। हालांकि कप्तान के बल्ले से रन निकले नहीं है मॉर्गन के, लेकिन टीम लगातार जीत रही है। और पाजी अगर बात करें केकेआर की टीम ज्यादा बैलेंस भी लग रही है, और यहां पर अगर आप देखें टॉस जीतकर सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, और इस टॉस के फैसले को भी आप किस तरीके से देखते हैं, क्या एडवांटेज है थोड़ा सा? देखिए, कार्तिक ने एक चीज़ कही थी कि जब नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में होते हैं तो आप फ्रीडम से खेलते हैं, और अमूमन हमने देखा है कि टॉस जीत के पहले टीमें फील्डिंग कर रही हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि कुछ अलग करना चाहते हैं, क्योंकि पहले वो करके देख चुके हैं जो सभी कैप्टन्स कर रहे थे, लेकिन कोई उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से इस तरह का फैसला लिया। लेकिन वो नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में हमने कल देखा था राजस्थान रॉयल्स ने क्या सीएसके का हाल किया था। सो ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि केकेआर की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा बैलेंस्ड है। उसमें जो इंडियन प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, वो इतने हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल एक बदलाव यहां पर मुझे दिख रहा है, और क्या क्या बदलाव है आपको बताऊंगा। केकेआर ने टीम सिफर्ट जो है न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज, अगर मैं गलत उच्चारण प्रोनाउंस कर रहा हूं तो वो हमारे एक्सपर्ट्स ठीक कर देंगे, टिम सिफर्ट जो है उनको पहला यहां पर मौका मिला है। लेकिन अगर बात करें केकेआर की बैटिंग में बहुत दम दिख रहा है, और खासकर अगर इनके ओपनर्स जो है वेंकटेश अय्यर की अगर बात करें, ये बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, और इनके बिना जो है टीम अधूरी है। और मस्ट हैव खिलाड़ियों में वेंकटेश अय्यर पहले ऐसे खिलाड़ी 9.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ आरपी। मस्ट हैव में सारे खिलाड़ी तो वही रखते हैं ना जो बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हों, जिनका परफॉर्मेंस हर मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा। और अय्यर तो एक दूसरी चीज़ जो मुझे बाद में पता चली कि गेंदबाजी भी करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा और एज देते हैं अपनी टीम को, तो ये मस्ट हैव होना अनिवार्य है। बिल्कुल, और दूसरे मस्ट हैव खिलाड़ी भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब उनको अनुभव भी हो गया और युवा भी हैं, और एक तरह से एक इम्पैक्ट खिलाड़ी है। और बन्नी बाजी, ये भी आपके मस्ट हैव टीम में ड्रीम 11 मस्ट हैव है, इनके बिना ड्रीम टीम है आपकी अधूरी। बिल्कुल, मैं बोल रहा था कि कोलकाता के पास जो कैलकाटा नाइट राइडर्स के पास जो खिलाड़ी हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उनमें राहुल त्रिपाठी और वेंकटेश अय्यर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया अभी तक, उन्होंने बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और बिल्कुल मस्ट हैव। बिल्कुल, और चलिए अगले मस्ट हैव खिलाड़ी की तरफ रुख करते हैं। और अगले जो मस्ट हैव खिलाड़ी हैं वो है अफगान जलेबी, 9.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ राशिद खान। और कार्तिक अगर बात करें, राशिद का प्रदर्शन भले ही टीम का कैसा भी रहा हो, लेकिन इनका कंसिस्टेंट रहा है, और जो जैसा नाम वैसा काम लगातार करते हुए आए हैं इस टूर्नामेंट में। ऐसे प्लेयर हैं, कभी T20 में क्या होता है, हम अभी विकल्प की बात कर रहे थे समीप, और क्या होता है कि जब आपको ऐसे टाइम पे बॉल दिया जाता है, कभी कभी बॉलर भी कंफ्यूज रहता है, मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या मुझसे रन रुकवा रहे हैं, या क्या मुझसे ये विकेट ले रहे हैं। और भले ही इनके पास भुवनेश्वर कुमार हो, जिनको खुद को इंजरी रहा है, पर आप जब आपकी टीम खराब कर रही होती है ना, तो आप खुद एक द्वंद्व में रहते हैं कि आपसे क्या उम्मीद की जा रही है। इसके बावजूद भी राशिद खान अपना काम करते चले जाते हैं, और एक क्लैरिटी जो है उनकी, जो सोच में जो एक सफाई है, आई थिंक उस वजह से वो कर पाते हैं। इसी वजह से कभी भी आप उनको बॉल फेंक लीजिए, वो अपना काम करके जाते हैं। और खासकर मिडिल ओवर्स ऐसा टाइम है, अगर आप विकेट्स निकाल सकते हैं T20 क्रिकेट में, और आपको जब पता है कि आपके खिलाफ ऐसी टीम में जब 24 गेंदें निकालनी हैं, और बल्लेबाज सोचता है कि 24 गेंदें मैं इनको बिना विकेट दिए निकल जाऊं, तो बहुत अच्छा है। उस टाइम पे जब आप अच्छा करते हैं ना, तो आपका क्वालिटी दिखता है, और यही वजह से राशिद खान एक मस्ट हैव है, और हर बार वो निरंतरता के साथ उनका जो प्रदर्शन रहता है वो बहुत कंसिस्टेंट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पर क्रिकेट लॉजिक आप देख सकते हैं, स्क्रीन में हमारे आ रहा है, ये है क्रिकेट लॉजिक। ये टिप्स आपको मिल रहे हैं कि अगर आप अपनी फैंटेसी क्रिकेट टीम बना रहे हैं तो ये क्यों आपके मस्ट हैव्स होने चाहिए ड्रीम 11 किट आपकी टीम में। तो ये है यहाँ पर लॉजिक के साथ आपको टिप्स दिए जा रहे हैं। और अगले मस्ट हैव खिलाड़ी है, ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा उम्मीद की जाती है कि अच्छा प्रदर्शन करे, जेसन होल्डर, एक ऐसा ऑलराउंडर जो कि एक बेहतरीन 2020 खिलाड़ी इस फॉर्मेट का बनकर उभरा है। एसआरएच के काफ़ी कम लोग हैं जो उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस साल, उसमें जेसन होल्डर एक नाम है जिन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया, चाहे गेंद से हो चाहे बैट से हो। जब मौका मिलता है गेंदबाजी में उन्होंने वो भी मिडिल ओवर में आके विकेट निकाले, जो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि आप अपने इंपॉर्टेंट बॉलर के मिडिल विकेट निकाल के दो, बैक टू बैक विकेट निकालें, और बल्ले से जब मौका मिलता है कुछ रन बना के अपनी टीम को देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है एसआरएच के लिए। बिल्कुल, तो ड्रीम 11 आपको मस्ट हैव खिलाड़ी, ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी हमने आपको बता दिए 4 कौन कौन से हैं और उनको क्यों वो मस्ट हैव है। वो लॉजिक, क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको टिप्स भी दे दिए हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, हम ज्यादातर बात हम आज केकेआर की कर रहे हैं, क्योंकि केकेआर के पास एक टीम बाहर हो चुकी है, एक टीम अभी प्लेऑफ में जाने की उनकी जो उम्मीद है वो अभी जिंदा है। तो केकेआर पे आज ज्यादा हम फोकस करेंगे, लेकिन जब बात ड्रीम 11 बनाने की आती है वहां पर हम खिलाड़ियों पर और उनकी काबिलियत पर फोकस करते हैं। एक्स फैक्टर
ड्रीम 11 एक्स फैक्टर कौन है अगला, उस पर हम देखते हैं। और ड्रीम 11 एक्स फैक्टर है नीतीश राणा 9 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ, और एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दिन किसी को भी धाराशायी कर सकता है। और अगले एक्स फैक्टर है भुवनेश्वर कुमार जिनके 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स है। तो हम बैक टू बैक दिखाते हैं और यहाँ पर बन्ने पाजी की राय दोनों एक्स फैक्टर्स पर। तो देखिए नीतीश राणा वो फिर एक यंगस्टर हैं जो कैलकाटा नाइट राइडर्स के लिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। जब जरूरत होती है वो तेजी से रन्स बना के देते हैं अपनी टीम को। और भुवनेश्वर कुमार जब से फिट होकर वापस आए हैं बहुत बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा करें। हालांकि इतनी ज़्यादा विकेट से ही मिली, लेकिन ये ऐसे प्लेयर हैं जो विकेट्स ले सकते हैं क्योंकि नई बॉल को स्विंग कराते हैं। बिल्कुल भाई, स्किल काफ़ी है भुवनेश्वर कुमार में। हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बुमराह के साथ जो उनका पेयर बना था उन्होंने काफ़ी डोमिनेट किया था वर्ल्ड क्रिकेट को। तो दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको इस श्रेणी में रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अलग अलग श्रेणियों में ड्रीम 11 के कौन कौन से खिलाड़ी आपकी फैंटेसी क्रिकेट टीम में हो सकते हैं, इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको राय दे दी है। और अगले श्रेणी की तरफ हम अब रुख करते हैं। बड़ा मजेदार कैटेगरी है ये, ड्रीम 11 हाई रिस्क गुड रिटर्न, है ना। ये ऐसा है जैसे शेयर मार्केट होता है, जैसे हाई रिस्क और गुड रिटर्न। यहाँ पर कार्तिक समझाएंगे जो दुबई में है, और ये वाकई में है खिलाड़ी, इसमें रिस्क भी है किक भी है। मुरली अगर बात करें यहाँ पर 9.5 क्रेडिट पॉइंट के साथ सुनील नारायण। देखिए 1-1.5 साल पहले तक ये बस रिवॉर्ड ही था, रिस्क नहीं था इसमें। क्योंकि उस वक्त तक इनकी गेंदबाजी पे किसी ने सवाल निशान नहीं उठाए थे, इनके एक्शन पे। पर इनको क्रेडिट पॉइंट्स के साथ साथ क्रेडिट भी देना चाहिए क्योंकि आरपी और मनी भैया दोनों वहां हैं। आप जब से आप गेंदबाजी शुरू करते हैं या आपका एक एक्शन जब सेट हो जाता है, उसके बाद अगर उस पर कोई सवाल या निशान करे, वापस जाना ड्राइंग बोर्ड पे और फिर उस पर कलंक हटाना, उसके बाद उतना ही पैनापन रखना अपनी गेंदबाजी में बहुत मुश्किल होता है। और वो भी इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, आईपीएल के लेवल पे, जहां पे इतने उच्च स्तर के क्रिकेटर्स खेलते हैं, उस लेवल पे आपको वापस आके अच्छा करना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, वक्त जरूर लगा है क्योंकि जैसे आपकी चाल अपनी तरह की होती है, बात करने का तरीका अपने तरीके का होता है, वैसे ही गेंदबाजी का जो एक्शन है वो अपना होता है। उसको वापस अनलर्न करके, वापस सब कुछ भूल भाल के वापस नया शुरू करना और फिर बने रहना एक बड़ा फैक्टर। मतलब दाद देनी पड़ेगी सुनील नारायण की, भले ही विकेटें ना मिले, इकोनॉमिकल हैं, तो इस वजह से आपको कहना होगा कि हाँ ये अब इतना है उनके पास। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हमने देखा, आपने जो बात की, आप उनको शायद स्क्रीन में देख नहीं पा रहे होंगे, मन्नेपा जी और आरपी दोनों आपकी इस बात पे सहमति पे लगातार जो सर जो था वो नोट कर रहे थे यहाँ पर। और हमने देखा है कि कई बार एक्शन बदलने से कई गेंदबाजों का करियर तक तबाह हो गया और उसके बाद वो वापसी नहीं कर पाए। ये वाकई में बहुत काबिले तारीफ बात है सुनील नारायण की। लेकिन अब हम जाएंगे ड्रीम 11 कैप्टन वाइस कैप्टन कैटेगरी में। कप्तान उप कप्तान आज के कौन हो सकते हैं, मस्ट हैव खिलाड़ियों में से हम देखते हैं कि हम चुनते हैं अमूमन। और यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो 4 विकल्प, वेंकटेश अय्यर, राशिद खान, और 2 अगले जो हैं राहुल त्रिपाठी और जेसन होल्डर। मन्नेपा जी, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन और देखिए 2 खिलाड़ी जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, मेरे तो कैप्टन वाइस कैप्टन वही रहेंगे, वेंकटेश अय्यर कैप्टन और त्रिपाठी वाइस कैप्टन। बिल्कुल। अब मेरे वेंकटेश अय्यर जरूर कप्तान रहेंगे क्योंकि वो भी एक ऑलराउंडर के तरीके देखने लगा मैं उनको। और दूसरे वाइस कैप्टन जेसन होल्डर रखना पसंद करूंगा मैं। अच्छा, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ पॉइंट दिला सके। ठीक है, यहाँ पर आपका लॉजिक हमको समझ में आ गया। फटाफट चलते हैं दुबई, और दुबई में हमारे एक्सपर्ट मुरली कार्तिक जो कि जबरदस्त कमेंटेटर भी हैं ब्रॉडकास्टर्स के साथ, हम उनको टॉस करवाते हुए भी देखते हैं, मिड इनिंग शो और क्लोज ऑफ प्ले में भी उनको देखते ही रहते हैं। तो मजा आ रहा है जब वो खुद ग्राउंड में नहीं और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम के कौन और क्यों, जल्दी जल्दी मुरली। समीप, मैं जाऊंगा वेंकटेश अय्यर के साथ और राशिद खान के साथ। ठीक है, और इस बारे में मैं वाइस कैप्टन, जी हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन वाइस कैप्टन। यहां पर हमारे तीनों जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कैप्टन वाइस कैप्टन आपको अब मिल गए। और अगर बात करें कि अगली कैटेगरी हमारी वैसे जो होती है वो होती है हमेशा छोटा बम बड़ा धमाका। ड्रीम 11 में ऐसा कौन सा खिलाड़ी होता है जो छोटा बम बड़ा धमाका करता है, लेकिन यहाँ पर लगभग हर कैटेगरी में हमें जो है यहाँ पर ड्रीम 11 के जो फैंटेसी क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ी होने चाहिए वो आपको मिल गए। लेकिन एक छोटी सी यहाँ पर बात केकेआर की जरूर करना चाहूंगा। अगर केकेआर की बात करें आरपी, जैसा कि आप सब कह रहे हैं कि आज पाने के लिए बहुत कुछ है इस टीम के पास, तो यहां से इनके लिए ये जो सफर है आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कैप्टन मॉर्गन को आप कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, क्योंकि अभी तक उनका कंट्रीब्यूशन इस मैच में नहीं आया, इस टूर्नामेंट में नहीं आया इनफैक्ट? बिल्कुल, मॉर्गन का बहुत जरूरी हो गया बैट से रन बनाना, क्योंकि अगर आप देखो कप्तान
सो दो चीज़ें आदमी हमेशा उम्मीद रखता है पूरी टीम, एक तो रिस्पेक्ट रहे उसके बराबर और दूसरा सबसे बड़ा परफॉर्मर रहे। एटलीस्ट कुछ मैचेस तो अपने दम पे निकाल के दे, पर मॉर्गन के बैट से बिल्कुल रन नहीं आ रही, एक समस्या का कारण है केकेआर के लिए जी। तो आज उनके लिए कहते हैं ना हाई टाइम हो गया कि आप इस बार तो रन जरूर बनाइए, अन्यथा तो बड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक प्रमुख बल्लेबाज अगर रन नहीं बना रहा है तो बाकियों पर दबाव भी रहता है और बाकी में से कोई एक दो फेल हुए तो आप पूरी टीम हार सकती है। जी हाँ, तो ये थे 3 कम दाम बड़े धमाके, और वो एक बार फिर मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा देता हूं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये खिलाड़ी जो है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट के मुताबिक ड्रीम 11 में कम दाम के बड़े धमाके, छोटे बम बड़ा धमाके हो सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार, शुभमन गिल और मॉर्गन फिलहाल। और अब बारी है कि ड्रीम 11 गेम चेंजर आज का कौन हो सकता है इस मुकाबले में। इस बारे में हमारे तीनों एक्सपर्ट से फटाफट पूछा जाए। मैच रोमांचक तो नहीं था क्योंकि आखिरी 2 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी, मैच पहले ही हाथ से निकल गया, लेकिन आखिर में चौका और छक्का लगा के थोड़ा हार का जो मार्जिन था वो कम करके थोड़ी हार को सम्मानजनक कर दिया। लेकिन यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीत के 14 पॉइंट कर लिया, 16 पॉइंट्स हो गए, माफ कीजिएगा, और उनके सामने क्यू लग गया, यानी कि क्वालिफाई वो भी हो गए प्लेऑफ्स के लिए, अब उनका बाहर जाना नामुमकिन है। लेकिन फिलहाल इस मैच के इससे पहले कि ड्रीम 11 गेम चेंजर हमें पता पड़े, मुरली एक छोटा सा, मुरली कार्तिक आपको छोटा सा जवाब कि कौन है आपको लगता है आज का गेम चेंजर इस मुकाबले का? पता नहीं, मुझे वेंकटेश अय्यर पे काफी भरोसा है, क्योंकि जिस हिसाब से वो स्टार्ट्स दे रहे हैं, जिस हिसाब से वो उनकी गेंदबाजी उनका यूज हो रहा है, मुझे लगता है कि वापस वही गेम चेंजर होंगे, क्योंकि स्टार्ट्स की जरूरत है वहां पे। अगर आप पहले 6 में अगर आप अच्छा स्टार्ट देके टीम को एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा सकते हैं तो मुझे लगता है कार्तिक, लेकिन मैं अभी जो मुकाबला खत्म हुआ जिसको आरसीबी ने जीता उसके बारे में पूछ रहा था। आपको ये जवाब अब रात को 11 बजे देना पड़ेगा दोबारा। आपने एक तरह से प्रेडिक्शन हो गई, लेकिन अब जो है हमारे सामने ये ड्रीम 11 गेम चेंजर आ गया आज का, और वो है मोजेस हेनरिक्स, जिनको 100 फैंटेसी मैं चहल को दूंगा वहां पे, मैं युजवेंद्र चहल को दूंगा जिस हिसाब से गेंदबाजी की है। जी हाँ, बिल्कुल, ये है आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर, जो इस मुकाबले में जो जीत मिली, लेकिन टीम जो है हारे हुए खिलाड़ी का, जो हारे हुए टीम का खिलाड़ी है मोजेस हेनरिक्स, आज ड्रीम 11 गेम चेंजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।